खड़ी चमचमाती कारों की बेहतरीन इंजीनियरिंग को बड़े गौर से देख रहा था। उसे कारों का बहुत शौक था, इसलिए वो उन कारों की कीमत और फीचर्स जानना चाहता था। लेकिन उस शोरूम के सेल्समैन को उसके साधारण कपड़े देखकर लगा कि ये कोई मामूली और गरीब हिंदुस्तानी है जो यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आया है। सेल्समैन उस आदमी के पास गया और बड़े एटीट्यूड से कहा, ऐ हिंदुस्तानी, तेरी हैसियत भी है इस कार को छूने की? ये अमीरों की सवारी है, तेरे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। यहाँ से फौरन निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सेल्समैन को लगा कि उसने एक गरीब हिंदुस्तानी को उसकी जगह दिखा दी है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान को धक्के मारकर शोरूम से बाहर निकालने की बात कर रहा था वो भारत के राजस्थान की अलवर रियासत के महाराजा जय सिंह प्रभाकर थे। लेकिन महाराजा जय सिंह ने उस दिन सेल्समैन के साथ कोई बहस नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। वे चुपचाप अपने होटल लौटे, लेकिन उस सेल्समैन के वो कड़वे शब्द उनके दिल में किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह बैठ गए थे। ये अपमान सिर्फ एक राजा का नहीं था, ये उस बुरी सोच का अपमान था जो अंग्रेज उस दौर में हर भारतीय के लिए रखते थे, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। और इसका जवाब महाराजा जयसिंह ने कुछ ऐसा दिया कि ये जानकर एक भारतीय होने के नाते आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर क्या किया था महाराजा जयसिंह ने? कैसे दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कचरा ढोने वाली गाड़ी बन गई? ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं महाराजा जयसिंह और रोल्स रॉयस के उस शाही बदले की पूरी कहानी। इस पूरी स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम पीछे ले जाना होगा। साल 1920। ये वो दौर था जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। लेकिन इस गुलामी के बीच भी भारत में कुछ ऐसी रियासतें थीं जिनकी अमीरी और स्टेटस के सामने ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ता था। इन्हीं में से एक रियासत थी राजस्थान की अलवर रियासत, और इसके राजा थे महाराजा जय सिंह प्रभाकर। उनका जन्म 14 जून 1882 को अलवर के सिटी पैलेस में हुआ था और महज 10 साल की उम्र में 1892 में उन्हें अलवर की गद्दी सौंप दी गई। महाराजा सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक पढ़े लिखे, कल्चर और एजुकेशन को बहुत बढ़ावा देने वाले इंसान थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज में हुई, वही कॉलेज जिसे उस दौर में भारत के राजघरानों के बच्चों के लिए ईटन ऑफ इंडिया कहा जाता था। आगे चलकर उन्हें उनकी स्पीकिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी के लिए यूरोप के अखबारों में भी काफ़ी तारीफ मिली। उस दौर में अलवर का खजाना इतना ज़्यादा था कि कई यूरोपीय बैंकर तक उनकी दौलत का अंदाज़ा नहीं लगा पाते थे। महाराजा को शिकार, किताबों और मशीनों की बेहतरीन इंजीनियरिंग को समझने का बहुत शौक था और यही पैशन उन्हें बार बार यूरोप के दौरों पर ले जाता था। लेकिन किसे पता था कि लंदन की सड़कों पर टहलते हुए ब्रिटिश ताकत के सबसे बड़े सिंबल रोल्स रॉयस को पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल बिजनेस को इतिहास का सबसे बड़ा सबक सिखाएंगे। अब बात करते हैं रोल्स रॉयस की, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि उस दौर में ये ब्रांड सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि स्टेटस और पावर का सबसे बड़ा प्रतीक था। 20वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस की पार्टनरशिप से बनी ये कंपनी कुछ ही सालों में दुनिया की सबसे मशहूर ऑटोमोबाइल ब्रांड बन चुकी थी। कंपनी का दावा था कि उनकी गाड़ियां कभी खराब नहीं होती और इंजन की आवाज तक सुनाई नहीं देती। यही वजह थी कि रोल्स रॉयस को उस दौर में द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा था। मार्केट में ऑलमोस्ट उनकी मोनोपोली थी और ब्रिटिश रॉयल्टी से लेकर हॉलीवुड के बड़े नामों तक हर कोई इस ब्रांड को अपने स्टेटस का हिस्सा बनाना चाहता था। ब्रिटिश एलीट और अमीर लोगों के लिए एक रोल्स रॉयस खरीदना मतलब पूरी दुनिया को ये मैसेज देना कि आप ग्लोबल एलीट का हिस्सा हैं। और यही सोच उस सेल्समैन के दिमाग में भी बैठी हुई थी। उसे लगा कि कोई भी भारतीय चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, इस कार को खरीदने की हैसियत नहीं रख सकता। उस दौर में गोरी चमड़ी और अच्छे कपड़े ही किसी की वैल्यू तय करते थे और भारतीयों को अक्सर सेकंड क्लास समझा जाता था, चाहे उनकी असली दौलत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सेल्समैन की यही सोच और उसके एटीट्यूड ने उसे एक बड़ी गलती की तरफ धकेल दिया, क्योंकि उसने सामने खड़े इंसान की असली पहचान जानने की कोशिश तक नहीं की। उस सेल्समैन के अपमान के बाद महाराजा जयसिंह होटल लौटते ही अपने सेक्रेटरी को बुलाया और रोल्स रॉयस के उसी शोरूम तक एक मैसेज भिजवाया। अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर कल आपकी कारें खरीदने आ रहे हैं। ये मैसेज शोरूम के मैनेजमेंट तक पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। रातों रात पूरे स्टाफ को बताया गया कि कल एक बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। अगली सुबह ठीक 10 बजे शोरूम का पूरा लुक बदल चुका था। रेड कारपेट बिछाई गई, हर तरफ चमक दमक थी
और जैसे ही महाराजा जयसिंह की रोल्स रॉयस के शोरूम में एंट्री हुई, जो अंग्रेज कल तक खुद को हर भारतीय से बड़ा समझते थे, वही आज शोरूम के गेट पर झुक झुक कर महाराजा को सलाम कर रहे थे। जिस सेल्समैन ने कल एक भिखारी समझकर उन्हें बाहर निकाला था, वो आज हाथ जोड़कर वेलकम के लिए खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा यूरोपियन या अमेरिकी अमीर आने वाला है, लेकिन जैसे ही महाराजा का चेहरा उसकी नजरों के सामने आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही चेहरा था, वो वही गरीब हिंदुस्तानी था। सेल्समैन के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि अब उसकी नौकरी गई, लेकिन महाराजा जयसिंह ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे वो शोरूम में मौजूद ही ना हो। उनकी ये खामोशी उस सेल्समैन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। महाराजा ने शोरूम में खड़ी 6 रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट कारों की तरफ इशारा किया और शांत तरीके से बोले, मुझे फीचर्स सुनने की जरूरत नहीं, ये 6 की 6 कारें अभी खरीद रहा हूँ। पूरा पेमेंट कैश में होगा, अभी इसी वक्त। उस दौर में इतनी बड़ी रकम की कैश डील शोरूम में मौजूद हर अंग्रेज ऑफिसर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। शोरूम का सीनियर मैनेजर खुद दौड़कर आया। उसने महाराजा से हाथ मिलाने की कोशिश की, स्पेशल डिस्काउंट की पेशकश भी की, लेकिन महाराजा ने बड़ी सादगी से मना कर दिया और पूरी कीमत बिना किसी बार्गेनिंग के चुका दी। महाराजा ने सिर्फ कारों की कीमत ही नहीं चुकाई, बल्कि उन्हें भारत भिजवाने का पूरा शिपिंग खर्च भी उसी वक्त पे कर दिया। जाते जाते उन्होंने एक शर्त और रखी, इन कारों को अलवर पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी सेल्समैन की होगी जिसने कल मेरा वेलकम किया था। उस सेल्समैन को लगा कि महाराजा अपनी कामयाबी दिखाने के लिए भारत बुला रहे हैं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि महाराजा उसे भारत रोल्स रॉयस की बर्बादी का विटनेस बनाने के लिए बुला रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में वो 6 चमचमाती रोल्स रॉयस गाड़ियां जहाज के जरिए भारत की तरफ रवाना हुई। लंबे समुद्री सफर के दौरान सेल्समैन के मन में तरह तरह के सपने चल रहे थे। उसे लगता था कि भारत पहुंचकर उसे एक बड़ा शाही सम्मान मिलेगा, शायद महाराजा उसे कोई रिवॉर्ड भी दें। जब जहाज बॉम्बे के बंदरगाह पर पहुंचा, वहां से रेगिस्तान की धूल भरी सड़कों से होते हुए वो गाड़ियां अलवर के महल तक लाई गईं। पूरे शहर की निगाहें उन गाड़ियों पर टिकी थीं। लोग खुसुर फुसुर करने लगे कि महाराजा अब इन गाड़ियों में सवार होकर शाही जुलूस निकालेंगे। कारें जब भारत पहुंची तो सेल्समैन खुद भी महाराजा के महल में गर्व से खड़ा था। उसे लग रहा था कि ये कारें अब शाही काफिले की शान बनेंगी। लेकिन महाराजा का असली प्लान अब शुरू होने वाला था। उन्होंने अलवर नगर पालिका के अधिकारियों को दरबार में बुलाया और एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल जगत को हिला दिया। आज से ये 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां नगर पालिका को सौंप दी जाएं, इनके आगे झाड़ू बांध दी जाए और इनका इस्तेमाल सिर्फ शहर का कचरा उठाने के लिए किया जाए। दरबार में मौजूद हर आदमी ये सुनकर सन्न रह गया। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद महाराजा मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब अलवर की जनता ने अपनी आंखों से देखा कि वो शाही गाड़ियां जिनके पीछे बड़े बड़े कचरा टैंक जुड़े थे, गलियों में घूम घूम कर गंदगी उठा रही थीं, तो लोग पहले चौंके, फिर सारी बात समझे और आखिर में एक अजीब सी प्राउड सी मुस्कान उन लोगों के चेहरों पर आ गई। वो गाड़ियां जिन्हें बनाने में ब्रिटिश इंजीनियर्स को महीनों लग जाते थे, अब अलवर की सड़कों पर गोबर और कूड़ा ढो रही थीं। सेल्समैन वहीं खड़ा सन्न रह गया। उसे अपने ही शब्द याद आ रहे थे, तेरी हैसियत भी है इस कार को छूने की। आज जवाब सामने था, हैसियत गाड़ी की नहीं, उसे खरीदने वाले की होती है। ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। उस दौर में सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन यूरोप और अमेरिका के अखबारों ने इस खबर को बड़े पैमाने पर छापा। लंदन की गलियों में लोग एक दूसरे से यही पूछते नजर आए कि क्या सच में एक भारतीय राजा ने रोल्स रॉयस को कचरा गाड़ी बना दिया। रईसों और एलीट क्लास में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि जिस गाड़ी से भारत में कचरा उठाया जा रहा है, उसे खरीदकर हम अपनी शान कैसे दिखाएं। बिजनेस की भाषा में कहें तो रातों रात रोल्स रॉयस की ब्रांड वैल्यू जमीन पर आ गिरी। ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे। कई पुराने कस्टमर्स ने अपनी बुकिंग वापस ले ली। कंपनी के बोर्डरूम में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक सेल्समैन के एटीट्यूड ने कई सालों में बनाई गई रेपुटेशन को कुछ ही हफ्तों में मिट्टी में मिला दिया था। कंपनी के डायरेक्टर्स ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये सवाल उठा कि आखिर वो कौन सा स्टाफ था जिसने भारत के इतने बड़े राजा को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दी। मजबूर होकर कंपनी ने महाराजा को एक ऑफिशियल टेलीग्राम भेजा, लिखित में माफी मांगी और रिक्वेस्ट की कि गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दिया जाए। बदले में हर्जाने के तौर पर 6 नई गाड़ियां मुफ्त देने की पेशकश भी की गई। साथ ही ये वादा भी किया गया कि आगे से भारतीय राजाओं और बड़े लोगों के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं होगा। महाराजा जयसिंह ने माफी एक्सेप्ट की और गाड़ियों को नगरपालिका से वापस बुला लिया। इस घटना ने रोल्स रॉयस को एक बड़ा लेसन सिखाया।
कंपनी ने आगे चलकर अपने स्टाफ के लिए नई ट्रेनिंग पॉलिसी बनाई, जिसमें सिखाया गया कि किसी कस्टमर की वैल्यू उसके कपड़ों या रंग से नहीं बल्कि उसकी असली पहचान से आंकी जाए। इस पूरे किस्से के बाद कुछ ऐसा भी हुआ जिसका जिक्र कम ही जगहों पर मिलता है। कहा जाता है कि जब बाकी भारतीय रियासतों के राजाओं को इस किस्से का पता चला तो उनमें से कई ने रोल्स रॉयस से अपनी बुकिंग रोक दी। कुछ ने सीधे कंपनी को लेटर लिखकर पूछा कि क्या उनके साथ भी ऐसा बर्ताव किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के लिए भी ये मामला असहज होता जा रहा था, क्योंकि भारत उस दौर में ब्रिटिश इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट था, और अगर बाकी रियासतें भी इस अपमान से हर्ट होकर बॉयकॉट का रास्ता अपनाती तो सिर्फ रोल्स रॉयस ही नहीं बल्कि कई और ब्रिटिश ब्रांड्स को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता। यही वजह थी कि कंपनी ने इतनी जल्दी माफी मांगने का फैसला लिया, क्योंकि सवाल सिर्फ एक गाड़ी की डील का नहीं बल्कि पूरे भारतीय मार्केट में उनकी इज्जत का था। इस किस्से का एक और इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि उस दौर में महाराजा जय सिंह अकेले नहीं थे जो रोल्स रॉयस की गाड़ियां खरीदे थे। हैदराबाद के निजाम, पटियाला के महाराजा और मैसूर के वाडियार राजघराने जैसी कई रियासतें उस दौर में रोल्स रॉयस की सबसे महंगी गाड़ियां और लग्जरी सामान खरीदने के लिए जानी जाती थीं। यही वजह है कि आज भी इंटरनेट पर यह किस्सा अलग अलग राजाओं के नाम से सुनाया जाता है। कहीं इसे अलवर से जोड़ा जाता है तो कहीं निजाम या पटियाला से। लेकिन अलवर के महाराजा जयसिंह की ये घटना बाकी सबसे अलग इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने पैसे से जवाब देने के बजाय पैसों की ताकत को ही अपमान का हथियार बना दिया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो सबसे तीखा जवाब गुस्से में चीखना नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से ऐसा प्लान बनाना होता है जो सामने वाले को हमेशा के लिए सबक सिखा दे। आज अलवर की सड़कों पर जब भी कोई पुरानी गाड़ी गुजरती है तो वहाँ के बुजुर्ग आज भी एक हल्की मुस्कान के साथ ये कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे एक राजा ने अपने अपमान का बदला इस तरह लिया कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को झुकना पड़ा। ये किस्सा सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना नहीं बल्कि ये सिखाता है कि इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत कभी पैसों से नहीं तोली जा सकती।